नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां लड़ाई छुड़ाने गए एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि एक घायल हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की है। मृतक किसान का नाम हरेराम सिंह बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के एक परिवार में मारपीट हो रही थी। लड़ाई देख हरेराम सिंह और रामाशंकर कुशवाहा छुड़ाने पहुंच गए। जहां लड़ाई कर रहे लोगों ने इन दोनों पर लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिसमें हरिराम सिंह की मौत हो गई। इस डीपीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है देवघर से, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग करने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के रायण कंपनी मोड़ की है। दोनों अपराधी हेलमेट पहने हुए थे, जिस वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी है। मामले की सूचना पर देवघर एसपी घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गए हैं। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। फायरिंग करने की पीछे की वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। तो देवघर से खबर, जहां बाल बाल कर्मचारियों की जान भी इस घटना में बची है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई। देवघर में बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोलियों के निशान भी नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर मनीष दुबे है। मनीष, अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, घुस करके फायरिंग की गई है, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? जी देखिए, ये देवघर के रायण कंपनी मोड़ के पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये घटना को अंजाम दिया गया है। और रायण कंपनी मोड़ में आपको बता दूं, देवघर का जो है वो मुख्य बाजार ही कहा जाता है। तो 2 जो अपराधी हैं वो हेलमेट पहने पहुंचते हैं, वहां पर फायरिंग करते हैं, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल होता है। और देवघर एसपी खुद वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और पूरे तमाम बिंदुओं की भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। शेखपुरा में देसी शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हो गया। दरअसल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव नगर मोहल्ला में जिस घर से शराब बिक्री की सूचना मिली थी, वहां जैसे ही उत्पाद विभाग की टीम पहुंची, वैसे ही घर के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई महिला पुलिसकर्मी को चोट आई। शराब बिक्री करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। पुलिस पर हमला करने के आरोप में उत्पाद विभाग केस दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है। बड़ी खबर नवादा से, जहां शाहपुर ओपी के शाहपुर चौक पर एक कार्मिक जवान की स्थानीय थाना की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिसकर्मी और आर्मी जवान के बीच बहस हो गई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई। बीच बचाव के दौरान आर्मी जवान ने भी पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीर, जहां पुलिस ने आर्मी जवान को पीटा है। पर शाहपुर थाना के पास चौक पर पुलिस रोका। पुलिस रोकने के बाद हम उसको बोले कि क्या है, तो बोला चेक करना है। बोले ठीक है, चेक कीजिए। बैग हमारा आगे टंगा हुआ था। बैग जब उसको दिए तो बोला खोलो। हम बोले खोल लो भाई, तो बोला नहीं तुम नहीं खोलेगा। बोले ठीक है, खोल दिया। हम क्लच दबाए हुए थे, गाड़ी मेरा स्टार्ट था, इस कारण से हम नहीं खोल रहे थे। तो बोला खोल के दो। वो भी गर्मा गर्मी में बोलने लगा। हम उसको बोले कि भाई हम लोग फौजी आदमी हैं, हम लोग को चेक करने से क्या मिलेगा, जिसको चेक करना है उसको तो कर नहीं पाओगे। इसी में बोला कि इसको चेक करना है, तो भाई वो बोलने लगा। तो हमें उसी भाषा में उससे अपने फौजी लैंग्वेज में बात करने लगा। हमारे मुँह से भी 2 गाली निकला, तो कम से कम 20 लाठी हमको सर पर और पैर पर सारे जगह मार। पटना कॉलेज के वाणिज्य विभाग के मैथ्स डिपार्टमेंट सहित लाइब्रेरी में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्लासरूम सहित लाइब्रेरी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार छठ पर्व में सुबह के अर्घ देकर वापस आने वाले कुछ लोगों ने घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग और स्थानीय थाना मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि अगलगी की घटना में वाणिज्य के मैथ्स डिपार्टमेंट सहित लाइब्रेरी में काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
धनबाद के कई थाना क्षेत्रों में तेजी से कोयले की तस्करी की जा रही है। इसी को लेकर एक बार फिर से झरिया सीओ ने घनुआडीह और लोधना ओपी क्षेत्र में छापेमारी की और करीब 40 टन कोयला जब्त किया। साथ ही लोधना से 2 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले भी झरिया सीओ ने मोहरी बांध में छापेमारी कर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया था। रोड डिवीज़न है, इसीलिए यहाँ पर दोनों एरिया का कोयला है और लोधना में 4 नंबर में पकड़ाया है कोयला और वहाँ पर भी 2 आदमी शक के आधार पर पकड़ा गया है। भागलपुर को एक फ्लाईओवर की सौगात मिली है, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध में घंटों सड़क जाम रखा और जमकर आगजनी की। दरअसल लोगों की मांग है कि जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका रास्ता थोड़ा दूसरे मोहल्ले में मोड़ा जाए, जिससे उनको आसानी होगी। वहीं डीएम का कहना है कि सारी बातों को ध्यान में रखकर ही इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी मांग करीब 40 सालों से की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने भागलपुर दौरे के दौरान इसकी मंजूरी दी थी। सारे लोगों का यह रास्ता है, जिंदगी भर हम लोग पानी में चले और सरकार भी नहीं दे करके चाहती है कि हम लोग की तमाम पीढ़ी इसी पानी से होकर के चले। इसी के विरोध में पहुंच पत्र लेने के लिए हम लोगों ने ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। ये देखिए, ऐसा है कि डीएम साहब को खबर है, लेकिन अगर वो 9 बजे से कार्यक्रम था, अगर वहां से 9:15 में आ जाते, लड़कों का दुख है, दर्द है, वो पीड़ा निकल रहा है, वो आगजनी नहीं है, किसी को क्षति नहीं है। अनुरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय जो है इसकी स्वीकृति दे दी। अपर मुख्य सचिव महोदय ने भी इसको काफ़ी परसू किया और ये उसी का परिणाम है कि 1 साल में इसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। शहर वासियों से मेरी यही अपील है कि इसमें आप लोग सब लोग सहयोग करें, इसको बनने दें। ट्रैफिक में एक तरफ से जहां राहत मिलेगी, दूसरी तरफ जल जमाव की जो उस एरिया में समस्या रहती है उससे काफ़ी निजात मिलेगा और शहर भी इससे सुंदर बनता है। जब आपका आरओबी बनता है, नाला बनता है, उसका जो है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर आपको बताया, जहां मनीष कश्यप को रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस लगी। तमिलनाडु पुलिस ने इसके लिए आवेदन दिया है। पुलिस ने सिविल कोर्ट में आवेदन दिया है। पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की है। आज कोर्ट में सुनवाई की संभावना है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी और बरगुड़ थाने में केस दर्ज किया गया है। तो अब तमिलनाडु पुलिस ने भी आवेदन दिया है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, तमिलनाडु पुलिस ने अब 14 दिनों की रिमांड की मांग की है कोर्ट से, क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल पहले भी तमिलनाडु पुलिस ने रिमांड मांगी थी, ट्रांजिट रिमांड पर वो ले जाना चाहती थी और प्रोडक्शन वारंट के साथ वो पहुंची थी। लेकिन तब तक आर्थिक अपराध इकाई को 4 दिनों की अतिरिक्त रिमांड दी गई थी। 1 दिन पहले भी रिमांड मिली थी, तो 5 दिनों की रिमांड पर था वो आर्थिक अपराध इकाई के कब्जे में। और उसके बाद कल आर्थिक अपराध इकाई ने उसे कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उसे बेऊर जेल भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में। इस बीच तमिलनाडु पुलिस ने जो आवेदन दिया है उस पर आज कार्रवाई की संभावना, सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। 2 जिलों में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 जो केस हैं वो तमिलनाडु में दर्ज हैं, अलग अलग जिलों में, और 3 केस बिहार में दर्ज हैं। तो ऐसे में ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस ले जाना चाहती है और आज इस पूरे मामले में सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। देखना होगा जब कोर्ट का आदेश आता है तो क्या आदेश आता है, 14 दिनों की रिमांड मिलती है या क्या कुछ होता है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई है आज में कोर्ट में सुनवाई पर कि किस तरह का फैसला कोर्ट की तरफ से आ जाता है। जी यूयू की अगर बात की जाए तो यहाँ बिहार में रिमांड की अवधि बढ़ाने की कोई बात यूयू ने नहीं की, तो क्या लगता है कि अब यूयू ने पूरी पूछताछ कर ली है और अब तमिलनाडु पुलिस अगर लेकर भी जाती है तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी यूयू की तमाम पूछताछ के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर यूयू ने रिमांड दोबारा नहीं मांगी तो इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य में रिमांड नहीं मांगा जाएगा। भविष्य में भी रिमांड मांगे जाने की संभावना, जैसे जैसे इस केस का अनुसंधान आगे बढ़ेगा, मनीष कश्यप को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम जो है वो फिर से रिमांड पर लेगी। तत्काल अब तमिलनाडु पुलिस ने चूंकि पहले से आवेदन दिया हुआ था, हालांकि पहला आवेदन निरस्त कर दिया गया था, इसके बावजूद कल यानी सोमवार को एक आवेदन तमिलनाडु पुलिस की तरफ से पटना उच्च सिविल कोर्ट में दिया गया है। इस कार्रवाई को देखते हुए यूयू ने आगे की रिमांड नहीं मांगी है, क्योंकि अभी भी उसके पास चैलेंज है मनीष कश्यप का मोबाइल कहाँ है, उसका डिवाइस कहाँ है, तमाम ऐसी बातें जो है और जो जांच में बातें आई हैं उसमें आगे पूछताछ हो सकती है रिमांड पर लेकर, इससे इंकार नहीं किया सकता। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु पुलिस ने आवेदन दिया है और देखना होगा कि तमिलनाडु पुलिस के आवेदन पर न्यायालय का क्या फैसला आता है। जी चलिए, शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में किडनी कांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि उसी के ठीक बगल में एक ऐसी घटना को झोलाछाप डॉक्टर ने अंजाम दे दिया।
ये घटना बहादुरपुर गांव की है, जहां पेट का ऑपरेशन कराने बरियारपुर के एक नर्सिंग होम में कई महिला का बच्चेदानी के साथ पेशाब के रास्ते का नस काट दिया गया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला समस्तीपुर जिले के भागवतपुर मुसरी घरारी निवासी दीपक साहनी की पत्नी है। कई जगह जांच और इलाज के बाद इस बात की जानकारी डॉक्टरों ने परिजनों को दी। मामले की जानकारी के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं महिला की मां ने थाने में आवेदन देकर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। दिक्कत क्या हो रहा है पेशेंट को? अभी दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत वही पेशाब की दिक्कत है। ऑपरेशन वही नाली के वजह से वो किडनी राइट किडनी है से भी गड़बड़ा गया। दो किडनी में गड़बड़ा गया। 30 पॉइंट काम कर रहा है। कहाँ पर इलाज करवाया था? अपनी समस्तीपुर भर्ती। अभी इससे पहले जो काटा वो कहाँ का डॉक्टर था? बरियारपुर का। ये डॉक्टर बुला के करवावा खिनेजिया के हकीम राकेश डॉक्टर। कहाँ पे इलाज करवाए थे? बरियारपुर में हॉस्पिटल। मधुबनी में 21 मार्च को हुए चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में करोड़ों के जेवरात के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 21 मार्च को सुभाष प्रसाद के घर करोड़ों रुपए के सोने और चांदी की चोरी हुई थी। एक किलो सोने के गहने हैं और लगभग 25 केजी चांदी है। इस छापेमारी के दौरान जहां से ये चीज़ें बरामद की गई, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया चोरी का, मतलब 8 आदमी को 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वादी के अनुसार अभी जिन जिन चीज़ों को उन्होंने अपनी सूची दी है उसके लिए और भी छापेमारी जारी है और छापेमारी के दौरान जो भी चीज़ें बरामद होगी या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इसकी सूचना समय आप लोगों को दी जाएगी। बिहार में यूरिया संकट को लेकर सोमवार को बिहार विधान परिषद में जमकर हंगामा किया गया। इस मामले में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने सदन में जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर यूरिया का आवंटन नहीं हो पाता है, जिससे किसानों को भारी संकट से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री को 5 बार पत्र लिखा गया है, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। कृषि मंत्री के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि क्या बिहार सरकार को केंद्र सरकार इसलिए यूरिया दे ताकि उसकी कालाबाजारी की जा सके। वहीं सत्तापक्ष के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार यूरिया के मामले में लोगों को गुमराह करने में लगी है। लोग का क्या है कि ये लोग सिर्फ कोई भी समस्या जब बिहार में होती है तो केंद्र सरकार के ऊपर ये लोग अपना एक करके और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि बिहार के अंदर यदि यूरिया की कमी तो कृषि उत्पादन में कमी क्यों नहीं हुई? कृषि उत्पादन तो हुआ। और केंद्र सरकार जब देखती है कि यहाँ कालाबाजारी हो रहा है, किसानों को उचित दाम पर नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार पूरा यूरिया देने का काम है। आज तक मैं तो कांग्रेस के समय में यूरिया की किल्लत थी और उन्होंने कैसे पल्ला झाड़ दिया कि गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ लेके चले गए। वो भेज क्यों नहीं रहे? जो डिमांड स्टेट का है, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, केंद्र का आपको मुहैया कराना है, अब मुहैया नहीं कराते। कई बार देखा गया है, आज सदन में भी चर्चा हुई थी, जो वहां से एक लिस्ट आता है अमुक अमुक एजेंसी से ही काम लीजिए, वो सब ब्लैक लिस्टेड कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट। अब उसी को काम करने के लिए केंद्र सरकार क्यों अनुशंसा करती है ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को? 30 मार्च को रामनवमी है और रामनवमी को लेकर पटना के भद्रकाली मंदिर में आचार्य सुदर्शन जी महाराज की ओर से रामकथा का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय रामकथा में सैकड़ों श्रद्धालु आचार्य सुदर्शन जी महाराज का रामकथा सुनने पहुंचे। बोरिंग रोड स्थित भद्रकाली मंदिर में आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि रामायण एक नैतिक महाकाव्य है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिक वातावरण बनाना और प्रत्येक व्यक्ति में राम के आदर्श चरित्र को उतारना है। उन्होंने बताया कि आज समाज में जो तनाव, कुंठा और वैमनस्य का वातावरण बन रहा है, उसका एक ही कारण है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से टूट रहा है। ऐसी स्थिति में राम के आदर्श चरित्र के अनुकरण की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में बांधा जा सके। ऐसे ना देखिए, अभी हाथ बांधे हुए हैं कुर्सी वाले। अरे कुर्सी किसी का नहीं है, आज है कल गायब हो जाएगा। कुर्सी के फेर में मत रहिए, दोनों दुपट्टे प्रेम से कि कट जाई रहिया कठिना, जय सुदर्शन बोल 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 बोल, कट जाई रहिया कठिना, जय सुदर्शन बोल।
बढ़ा पक्की से जय बोला है। सभी धर्म प्रेमी सजनों देवियों, राम कथा, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने जीवन भर मर्यादा का पालन किया। रांची में रामनवमी में घर में झंडा लगाने को लेकर बांस की बिक्री तेज हो गई है। लोग अलग अलग जगहों पर बांस खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। राजधानी रांची के सड़कों पर बांस की बिक्री तेज हो गई है, क्योंकि उन्हीं बांस में झंडा लगाकर रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। और ये देखिए कि किस तरीके से बाजारों में बांस की जो दुकानें हैं वो तेज हो गई है बिक्री। और पतला बांस जिसे कहता है, जिसमें कि झंडा के लिए खासकर उपयोग किया जाता है, उसकी बिक्री तेज है। 120 से लेकर 130-140 रुपए तक एक बांस की कीमत लगाई जा रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि इस बार बांस जो है वो थोड़ा सा महंगा है, और इस बार महंगा। 120 कहाँ घर हुआ कहाँ हरियमपुर। तो पिछले साल कितना रुपया में लिए? 100 लगभग। पिछले साल 100 रुपए में लिए थे, इस बार 120-125 में। दुकानदार वाले भैया हैं हमारे साथ जो 5 दिनों से रामनवमी स्पेशल बांस इन्होंने लगाया। रामनवमी स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल क्या होगा, मतलब हम लोग बेचते हैं यही 5 दिन, 2-4 दिन बेचते हैं। तो ये झंडा के लिए स्पेशल है पतला? हाँ स्पेशल है, झंडा के लिए बांस है सब। क्या घर के लिए लिए? घर के लिए लिए। क्या लग रहा है पिछले साल के मुकाबले रेट इस बार का कुछ ऊपर नीचे है? रेट ऊपर नीचे है, लेकिन रेट कुछ और ज्यादा होना चाहिए। साल भर में इन लोग का भी कमाई होता है। रामनवमी को लेकर कितना उत्साहित है? बहुत जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है और लोग बांस खरीदने के लिए तेजी से सुबह सुबह ही आ जा रहे हैं। और सुबह सुबह ही लोग, चूंकि लोग कह रहे हैं कि जो वो बांस खरीद रहे हैं उनमें वो आकार खास करके वो जरूर देख रहे हैं कि जो पतला बांस हो उसे ये खरीद रहे हैं ताकि झंडा लगाने में आसानी हो। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। पलामू में इस बार शुरुआती गर्मी से ही ग्रामीण इलाकों में नदी तालाब सूख चुके हैं, जिससे पशुपालक किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसान अपने पशुओं को लंबी दूरी तय कर पानी पिलाने के लिए मजबूर हैं। लेस्लीगंज पांकी प्रखंड क्षेत्र के हालात का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। बार किसान सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। ग्रामीण इलाके में सभी ताल तलैया सूख चुके हैं। एक तरफ जहां इंसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर बेजुबान जानवरों के लिए भी पानी मयसर नहीं हो रहा है। गांव में ताल तलैया, छोटी नदी और तालाब जो है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। ऐसे में जो पशुपालक हैं, खास करके पशुपालक किसान हैं, जो परेशान हैं, पशुओं को पानी पिलाने के लिए काफी दूर दूर जाते हैं। और आदमी के पीहू ला पानी चल गया तर में, तो ये मुश्किल से फिर पैदा पर पीते नहीं थे। खैलो भी तो आदमी पाई था, काम धाना लगते नहीं। गांव में सिंचाई का साधन होता, नहर होता, तो आज ये हालात नहीं बनते। आने वाले समय में और भी स्थिति भयावह बनने को है। अब देखने वाली बात होगी कि पशुपालक के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने पशुओं के लिए वो पानी का इंतजाम कर पाएंगे।